जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। अभी जो हमसे सीख रहे हैं उनमें से बहुत लोग कथा करना भी प्रारंभ कर दिए हैं और कुछ लोगों की कथा होने वाली है। तो जिन लोगों की कथा होने वाली है तो उनके लिए कुछ निर्देशित कर रहे हैं। निर्देशित करने का कारण यह है कि हमारे पास प्रश्न आ रहा है, गुरुजी जो व्यासपीठ होती है ये क्या होती है और इसका निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आइए आज हम लोग समझेंगे कि व्यासपीठ का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। जो लोग पुराने वक्ता हैं, जो लोग कथा करते हैं, उनको लग रहा होगा गुरुजी ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सब लोग इसको जानते ही होंगे। लेकिन चूँकि हम इसी फील्ड में जुड़े हैं, हमारे पास बच्चों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, तो बार बार ये पूछा जाता है। इसका मतलब अभी भी उन तक ये जानकारी नहीं पहुंची है कि व्यासपीठ का निर्माण कैसे करना चाहिए। अभी बहुत सारी जानकारी, जैसे हवन कैसे करवाना चाहिए, हवन कौन करता है, वैदिक पूजा पाठ कैसे करवाना चाहिए, परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, जैसे मंडप कैसे बनाना चाहिए, पंडाल कैसे होना चाहिए, बहुत सारी जानकारियां हैं। और ये जानकारी कुछ लोगों को पता होती, कुछ लोगों को नहीं पता होती है। तो हम एक एक करके इन सारी जानकारियों को समझेंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे व्यासपीठ कैसे बनाना चाहिए। तो विषय का नाम क्या है? व्यासपीठ का निर्माण। आज हम लोग समझेंगे व्यासपीठ का निर्माण कैसे करना चाहिए। उससे पहले हम समझते हैं व्यासपीठ होती क्या है। प्रश्न हमारा है व्यासपीठ क्या होती है। तो देखिए व्यासपीठ, आप लोग ये मंच तो समझते होंगे। मंच अंग्रेजी में इसको स्टेज कहते हैं। ये क्या है? ये मंच है। ये समझ गए आप लोग? जो बड़ा साइज में बना होता है, जिसमें सारी टीम बैठी होती है, संगीत वाले बैठे होते हैं, आपके डीजे वाले भैया बैठे होते हैं, मतलब सारी जो टीम रहती है इसमें बैठी। ये मंच बड़ा सा रहता है। इसका आकार जो है, आकार बड़ा रहता है। आकार इसका बड़ा रहता है। इसकी खासियतें रहती है। मंच है, आकार इसका बड़ा रहता है। इसको आप चाहें तो वृत्ताकार बना सकते हैं या फिर ये चार कोनों वाला बना सकते हैं। ज़्यादा प्रसिद्ध यही रहता है, चौकोर वाला। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, अभी मंच समझते हैं और हम फिर इसके बाद व्यासपीठ समझेंगे। मंच और व्यासपीठ अलग होता है, ये भी आप धारणा क्लियर कर लें। कुछ लोग इसी को व्यासपीठ समझ बैठते हैं। ये व्यासपीठ नहीं होती है। व्यासपीठ अलग होती है और मंच अलग होता है। और इसको सिंपल करें तो व्यासपीठ में केवल और केवल जो प्रवक्ता होंगे वही बैठते हैं और मंच में सब बैठ सकते हैं। आम जन को छोड़कर मंच में बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो भी बैठ सकते हैं और बाकी सभी लोग जो भी मंच का संचालन कर रहे हैं वो सारे लोग मंच पर बैठने के अधिकारी होते हैं। लेकिन व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी केवल और केवल वक्ता होते हैं जो कथा बोल रहे हों। ठीक है ना? तो ये अपना क्या रहा? मंच रहा। यहाँ एक या तो किनारे से या तो बीच से सीढ़ी बनी रहती है। क्या सीढ़ी बनी रहती है? सीढ़ी कंपलसरी होती है। आप यहाँ चाहें तो कुछ पौधे लगवा सकते हैं, जैसे केला हो गया या कोई फूल के पौधे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, चाहें तो लगा सकते हैं या फिर इनको आप हटा सकते हैं। तो यहाँ कोई पेड़ पौधे या फूल लगाया जा सकता है। ठीक है ना? आते हैं कि व्यासपीठ क्या होती है। व्यासपीठ को समझते हैं तो आपने देखा होगा मंच के बीचों बीच जो सेंटर होता है, ये सेंटर है, इसी में या तो गोलाकार या तो चकोर, अधिकांश गोलाकार बनाई जाती है। कुछ लोग इसको चकोर भी बना लेते हैं। गोलाकार ये फेमस होती है। गोलाकार आप बनाएं तो बेहतर होता है। आपने देखा होगा गोलाकार बना हुआ है और यहीं पर क्या हो, ये गोलाकार बना हुआ है, सर्कल जैसा बना हुआ है और यहीं पर व्यासपीठ जो वक्ता होते हैं बैठे हैं। इसी को क्या कहते हैं? व्यासपीठ कहते हैं। व्यासपीठ। और व्यासपीठ ये तब कही जाएगी जब या तो श्री राम कथा हो रही हो, या तो श्री राम कथा कही जा रही हो, या तो भागवत हो, या तो सत्संग हो, या तो हनुमत कथा हो,
देवी भागवत हो, देवी भागवत हो, इनमें से कोई भी कथा अगर हो रही है तो आप इसको व्यासपीठ कह सकते हैं, अन्यथा आप इसको व्यासपीठ नहीं कहेंगे। व्यासपीठ तभी कहेंगे जब इनमें से कोई एक कथा, शिवपुराण भी इसी में आती है, तो जब इनमें से कोई कथा हो रही हो तब आप इसको व्यासपीठ कहेंगे। तो व्यासपीठ का स्थान समझ में आ गया। इसका जो लोकेशन इसकी है, तो लोकेशन एक केंद्र में होती है। ऐसा नहीं कि मंच पूरा बना है, आप व्यासपीठ को किनारे लाकर यहाँ पर रख दो, ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ आप जाकर के यहाँ व्यासपीठ बना दिए, बस यहीं से कथा शुरू कर देनी है। व्यासपीठ हमेशा कहाँ होती है? व्यासपीठ हमेशा होती है सेंटर में, केंद्र में होती है, ठीक है ना। अब इसमें और चीजें होती हैं, यहाँ चारों तरफ, यहाँ 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 केला या फिर आप कोई फूल का पौधा लगा सकते हैं, साथ में तुलसी का पौधा भी लगाया जाता है। किसका? तुलसी का पौधा। और यह कंपलसरी है या फिर अनिवार्य है। केले का पौधा, तुलसी का पौधा, ये लगाना कंपलसरी। इनको गमले के माध्यम से व्यासपीठ के चारों तरफ, जैसे 4 कोने हैं, चारों कोनों पर लगाया जाता है, ठीक है ना। और परिक्रमा के लिए स्पेस छोड़ा जाता है। समझ में आ गई बात कैसे निर्माण होता है? पहला, ये होगा केंद्र में। क्या किनारे हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि ये बताइए कि व्यासपीठ का निर्माण क्या केंद्र में ही होगा या फिर कहीं भी कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि व्यासपीठ का निर्माण सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? केंद्र में ही होगा, ठीक है ना। पहली बात, आप जैसे कथा करने जाएंगे, आपसे यज्ञमान पूछेंगे कि गुरुजी बताइए या महाराज जी बताइए कि व्यासपीठ कहाँ पर बना दें, कोने में बना दें क्या, चलेगा? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, कोने में नहीं। आपको जानकारी नहीं होगी तो आप हाँ ठीक है, कोने में बना दीजिए, हम आराम से चुपके चुपके नोट से देख देख कर रट्टा मार के पढ़ देंगे। अंधेरा भी कर दीजिएगा तो हम देख के पढ़ेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आपको पता होगा तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो अनुचित है। व्यासपीठ सदैव कहाँ बननी चाहिए? केंद्र में बननी चाहिए, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलिए, यहाँ केले का वो पूछेंगे आपसे यज्ञमान कि क्या कोई पौधा भी लगाना है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पौधा आप यहाँ मंच में लगाएं या ना लगाएं, लेकिन यहाँ तो लगाना अनिवार्य ही है। क्या है? यहाँ पौधा लगाना अनिवार्य है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। कौन सा लगाएंगे? केला लगाएंगे, तुलसी लगाएंगे या और कोई फूल लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो व्यासपीठ होते हैं या वक्ता जो होते हैं, यहाँ पर वक्ता के बैठने का स्थान सुनिश्चित होता है। किसके बैठने का? वक्ता के बैठने का स्थान यहाँ पर सुनिश्चित होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा में एक पटा लिया जाता है। पटा आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पटा लिया जाता है और उस पटा में कुछ चीजें रखी, जैसे पुस्तक। किनकी पुस्तक? जो भी कथा चल रही वही वाली पुस्तक। जैसे अगर श्री राम कथा चल रही है तो रामचरितमानस की पुस्तक रखी जाती है, अगर भागवत चल रही है तो भागवत की पुस्तक रखी जाती है, हनुमत कथा चल रही है तो हनुमत कथा की पुस्तक रखी जाती है। जो भी कथा चल रही है उसी की पुस्तक वहाँ पर रखते हैं। कहाँ पर? सामने रखते हैं। यहाँ नहीं कि किनारे यहाँ दबा के रख लिया, फिर यहाँ रख लिया, पीछे चिपका दिए। सामने रखी जाती। कहाँ? सामने रखी जाती पुस्तक। इसके साथ यहीं पर मूर्ति रखी जाती है। अब मूर्ति किसकी रखी जाती है ये कौन बताएगा? देखिए, अगर कथा के हिसाब से आप रखना चाहेंगे, जैसे हनुमत कथा चल रही है तो वो वाली आपने हनुमान जी की मूर्ति रख दी तो भी चलेगा, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर श्री राम कथा चल रही है और आप वहाँ कन्हैया जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपके जो भी आराध्य हैं उनकी आप मूर्ति यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन पुस्तक वही रखेंगे जिसकी कथा चल रही है। समझ में आ गई बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत? एक बार फिर समझ लीजिए। कथा जिनकी चल रही है, अगर कथा हनुमत कथा की चल रही है तो पुस्तक भी हनुमत कथा की ही रखी जाएगी। क्लियर है? अगर शिव पुराण चल रहा है तो शिव पुराण वाली कथा रखी जाएगी। भागवत कथा चल रही तो भागवत कथा की पुस्तक रखी जाएगी। ये बात क्लियर है?
मूर्ति आप कोई भी रख सकते हैं, मूर्ति की कोई नहीं, प्रतिमा का यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आप यही वाली प्रतिमा रखें। लेकिन अच्छी बात होती है अगर शिव जी की कथा चल रही है और चारों तरफ शिव जी की मूर्ति आप रखे हुए हैं, लगाए हुए हैं, फोटो लगी हुई है, तो फिर एक अच्छी वाइब्स निकलती हैं, एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि नहीं शिव कथा सुन रहे हैं, माहौल भी चल रहा है, चारों तरफ देखें तो शिव जी की ही है, ऐसा है। यहाँ पर कथा पंडाल में कोई भी ऐसे वैसे चित्र नहीं लगा देना है कि जाकर के आप कह दिए कि हमारा फेवरेट वाला हीरो है तो ये वाला हीरो की भी एक फ़ोटो चिपका दो, ऐसा ये वाली गलतियाँ नहीं कर रही हैं। जो भी कथा चली एक एनवायरनमेंट के लिए फ़ोटो लगाई जाती हैं कि आप जहाँ चारों तरफ देखें जब मूर्ति लगी हुई है थोड़ा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, बाकी इसके लिए और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज़ें जो यहाँ बता रहे हैं, जो व्यासपीठ में जो चीज़ें बताएंगे कंपलसरी, इसको करना ही है, इसको आप टाल नहीं सकते हैं। पुस्तक रखना कंपलसरी है। कुछ लोगों का सवाल अगर नहीं रखें तो कथा ही ना करें आप, तो वक्ता ही ना बने तो यहाँ तो नहीं लगा सकते हैं, यहाँ कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है, ठीक है ना। और पटा में सीधे ले जा कर नहीं कि आपने एक बुक उठाई और पटा रखा, लो रख दो, ऐसा नहीं करना है। आप पटे के ऊपर एक बढ़िया से कपड़ा बिछाना है। कपड़ा आपका पीला या फिर लाल हो सकता है, पीला या फिर लाल हो सकता है कपड़ा आपका, सफ़ेद भी कुछ अंश तक चलता है, लेकिन आप पीला और लाल को ही लेकर चलिए, ये हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो पीला या फिर लाल कपड़ा यहाँ बिछाइए और इनको रखिए। और इनके लिए एक विशेष ध्यान रखिए, व्यासपीठ का प्रतिदिन क्या होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए पूजन। ये पूजन को आप टाल नहीं सकते। पूजन कब होगा, पूजन आपका कब होगा, सुबह होगा। पूजन बृहद, ये सुबह वाला जो है ये बृहद होता है, ठीक है ना। और जब एक बार शाम को भी होगा, कैसे होगा, शाम को सूक्ष्म ढंग से होगा। कैसे होगा, सूक्ष्म ढंग से होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, व्यासपीठ समझ में आ गया ना। अगर व्यासपीठ अब आपको निर्माण करने के लिए कहा जाए, आप बहुत आसानी से निर्माण कर लेंगे। एक बात यहाँ छूट रही है, उसको बताते हैं। जैसे ये वक्ता और जो ये पटा होता है, इसके मध्य में एक गैप हमने रखा है, जानबूझ के गैप रखा है, देखने के लिए नहीं रखा, जानबूझ के रखे। यहाँ पर आपका होगा नोट्स, यहाँ पर आपका स्वयं का नोट्स रखा रहेगा। नोट्स क्यों रखा हो रहेगा, जैसे हमें कुछ भूल रहा है, हमने एक नज़र मार लिया और उसको बोल ले। गलत बोलने से अच्छा है थोड़ा देख के बोल दें। श्लोक अगर भूल रहा तुरंत देखा बोलने लगी, इसलिए नोट्स रखा जाता है। तो अपना नोट्स अपने सामने आपको रख लेना चाहिए। नोट्स बहुत ही आपको हम बार बार इसीलिए कहते हैं नोट्स की क्या महत्ता है। अभी हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जब कथा करेंगे, एक दो कथाएं हो जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा। हालांकि पहली कथा में ही समझ में आ जाएगा क्या होता है नोट्स का महत्व। समझ में आ गया कि क्या मंच होता है, क्या व्यासपीठ होता है। अगर समझ में ना आया हो फिर से आप बताइएगा, आपको हम एक बार नहीं 1000 बार बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है। बस आप पढ़िए, लगन से पढ़िए। आइए आपको एक जानकारी देते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम यहीं पर एंड कर देंगे। हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स आपको PDF फाइल में मिलेगा। भागवत जी का नोट्स आपको 489 रुपये, श्री राम कथा का नोट्स आपको 1449 रुपये, सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये मिल जाएगा। आपको एक और खुशी होगी कि हमने भागवत जी की भजनों का भी नोट्स, श्री राम कथा की भजनों का भी नोट्स तैयार करा है। भागवत जी के जो भजन है आपको 399 और श्री राम कथा की जो भजन है ये भी आपको 399 मिल जाएंगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स और जानकारी भी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है जानकारी तो आपने दे दिया गुरुजी, आप हमें नोट्स उपलब्ध करवा दें, तो आप इसी नंबर में शुल्क जमा करवा के इसी नंबर में व्हाट्सएप भी राधे राधे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाल देंगे तो आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।